नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद चैनल इंडिया न्यूज। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड 22 का चुनाव जैसे जैसे पास आ रहा है, सभी पार्टियां चुनाव जीतने की जद्दोजहद में जुट चुकी हैं। कोई सोशल मीडिया के जरिए जनाधार बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, कोई यात्रा के जरिए 22 को फतेह करना चाहता है। ऐसे में प्रियंका गांधी पूरी तरह से यूपी फतेह करने की तैयारी में जुट चुकी हैं। प्रियंका हफ्ते के 5 दिन यूपी में गुजारती हैं और यूपी में कांग्रेस को जान फूंकने की हर जद्दोजहद करती हुई नजर आती हैं। प्रियंका आज पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से किसान न्याय रैली का शुभारंभ करने जा रही हैं। हालांकि पहले इस रैली को नाम प्रतिज्ञा रैली दिया गया था, लेकिन लखीमपुर खीरी की घटना के बाद इसका नाम किसान न्याय रैली रख दिया गया। कांग्रेस की किसान न्याय यात्रा रैली आज वाराणसी के रोहनिया के जगतपुर इंटर कॉलेज के मैदान पर होगी। रैली को संबोधित करने वाराणसी आ रही कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने जिले में लगभग 6 घंटे रहेंगे। प्रियंका लगभग सुबह 11:15 बजे के आसपास एयरपोर्ट पहुंचेंगी। किसान न्याय रैली को संबोधित करने से पहले प्रियंका बाबा विश्वनाथ मंदिर के दर्शन करने जाएंगी। यहां से मां दुर्गा के चतुर्थ स्वरूप मां कुष्मांडा के दर्शन करने दुर्गा कुंड पहुंचेंगी। प्रियंका बीएचपी के सिंह द्वार पर महामना पंडित मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगी। लगभग 1 घंटे जगतपुर इंटर कॉलेज में प्रस्तावित रैली को संबोधित करने के बाद पहुंचेंगी। इसके बाद आपको बता दें कि जिला कांग्रेस कमेटी ने रैली का जो कार्यक्रम और रूट प्लान प्रशासन को भेजा है, उसके अनुसार प्रियंका गांधी का काफिला काशी विश्वनाथ मंदिर, दुर्गा कुंड स्थित मां कुष्मांडा मंदिर और संकट मोचन मंदिर से होकर गुजरेगा। इसके बाद प्रियंका रोहनिया के जगतपुर इंटर कॉलेज मैदान पर किसान न्याय रैली को संबोधित करेंगे। मंच पर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल और पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी भी शामिल होंगे। देश भर से कांग्रेस नेता बनारस पहुंच रहे हैं, तो प्रियंका के इस महासमर में के लिए शंखनाद से क्या यह मान लिया जाए कि प्रियंका कांग्रेस को यूपी में सत्ता के सिंहासन पर पहुंचा पाएंगी, या फिर प्रियंका किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर कांग्रेस के हाथ को मजबूत करने की तैयारी कर रही हैं? क्योंकि 22 की तैयारी अभी से शुरू है। प्रियंका गांधी लगातार कोशिश कर रही हैं कि यूपी के अंदर कांग्रेस में जान फूंक दी जाए। साथ ही साथ कोशिश उनकी यह भी है कि वाराणसी के अंदर वो जाकर पूरे उत्तर प्रदेश को साथ लें। किसी का नहीं होता है, ये चुनाव है, इसमें लोग जीतते हैं, हारते हैं। कभी ये कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था, कमलापत त्रिपाठी जी का जमाना था, और बहुत सारे लोग वहाँ से विधायक, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री तक जैसे पदों पर आसीन हुए। और ये मोदी जी के को बेनकाब करने का काम जो भी कर रहे हैं, जो भी राजनीतिक दल कर रहे हैं, उनका स्वागत है। देखिए, मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी जी एक राजनीतिक पर्यटक के रूप में घूम रही हैं। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का कोई अस्तित्व नहीं है। और रही बात बनारस में, पूरे उत्तर प्रदेश की आप बात कर लीजिए तो कांग्रेस पूरी तरीके से, जैसे अन्य प्रदेशों की बात है उस तरीके से उत्तर प्रदेश में विलुप्त होती जा रही है। प्रियंका वाड्रा जी के पास न किसी प्रकार का कोई संगठन है, न उनके पास कोई विजन है। केवल चुनाव दर चुनाव वो उत्तर प्रदेश में सक्रियता बढ़ाती हैं। उत्तर प्रदेश की जनता उन्हें बखूबी पहचानती है, और इसीलिए जब अमेठी में अपने भाई के लिए सक्रिय हुई तो अमेठी में राहुल गांधी चुनाव हार गए। इसलिए आज वो जितनी सक्रिय होंगी कांग्रेस पार्टी की उतनी ही दुर्दशा होगी। आज वो अगर नरेंद्र मोदी जी के गढ़ में जाने की कोशिश कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में कोशिश कर रही हैं, उन्हें कोई सफलता मिलने वाली नहीं है। बनारस क्या, वो उत्तर प्रदेश के किसी भी सीट पर प्रयास करें, हम तो उन्हें रायबरेली के लिए भी चुनौती देते हैं कि वो रायबरेली भी इस बार प्रयास करें, और हमें पूरी उम्मीद है कि इस बार रायबरेली की जनता भी वहां कमल खिलाने का काम करेगी। तो आपने तीनों पार्टी की राय सुन ली, आपने तीनों पार्टी के बयान सुन लिए। प्रियंका गांधी और कांग्रेस को लेकर हर पार्टी को लगता है कि कांग्रेस जैसे पिछड़ी हुई पहले है वैसे ही पिछड़ी हुई रहेगी, लेकिन प्रियंका गांधी एक ट्रम्प कार्ड कांग्रेस के थी, 2019 में उतारी गई। हालांकि 2019 को भापते उन्होंने उसी वक्त कह दिया था कि मैं तो 2022 के लिए आई हूं, 2022 की जमीन तैयार करूंगी। अब 2022 करीब है, कितनी जमीन तैयार हुई, ये हमारे सवाल जरूर आज उड़ाएंगे इस पूरे डिबेट पैनल के दौरान। हमारे साथ ओमकार नाथ सिंह, कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ओमकार जी, स्वागत आपका। डॉक्टर अभिषेक राय हमारे साथ जुड़ रहे हैं, ये सपा के प्रवक्ता हैं, सपा की राय रखेंगे, सपा की बात रखेंगे, आपका भी स्वागत। राजेश चौधरी हमारे साथ बीजेपी से जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। राजेश जी, आपका भी स्वागत है। साथ ही साथ अपनी भी बात रखिएगा, सरकार का पक्ष रखिएगा। और हमारे साथ आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता तरुणिमा श्रीवास्तव भी है, नई पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर, लेकिन पहली बार कितना असर डालेगी ये भी देखना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि कई बार जिस पार्टी को हल्का माना जाता है वो पार्टी अक्सर चुनावों में भारी पड़ जाती है, लेकिन देखना होगा। खैर, मैं कांग्रेस के प्रवक्ता के साथ यहां पर शुरुआत करूंगा। ओमकार जी, आपके पास मैं आ रहा हूं। सबसे पहले
प्रियंका गांधी का वो स्टेटमेंट मेरे को याद है 2019 का, जब लोकसभा चुनाव से पहले उन्हें महासचिव बनाया गया, सक्रिय राजनीति में आई, उनसे सवाल पूछा गया 2019 को लेकर। उन्होंने कहा मैं 2019 की तैयारी तो करूंगी, लेकिन मेरा मेन काम 2022 के लिए यूपी के अंदर जमीन बनाना होगा। क्या वो जमीन तैयार है? वाकया है वो बनारस से कार्यक्रम प्रारंभ हो रहा है, तो इसलिए सबसे पहले हर हर महादेव, जय हो भोलेनाथ नगरी की, जय हो भोलेनाथ बाबा की। अब जो आप कह रहे हैं कि इसका क्या होगा, थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा कि हमारे संगठन ने आदरणीय प्रियंका जी ने क्या काम किया है। जो आप जब भीड़ देखेंगे आप वहां से, तो आपको अंदाज लग जाएगा। और दूसरी चीज ये है कि जो लोग उनको पॉलिटिकल टूरिस्ट बताते हैं, उनको भी अंदाज लग जाएगा आने वाले समय में जब चुनाव शुरू होगा। तो समय है, देखते रहिए मित्र आगे क्या होता है, क्योंकि जनता सब देख रही है। मुझे पूरे कॉन्फिडेंस, मुझे पूरे विश्वास के साथ आप हाँ और ना में जवाब दीजिए। क्या आपकी उतनी जमीन पुख्ता तरीके से तैयार हो गई है कि आप यहाँ पर बीजेपी को टक्कर दे पाए, समाजवादी पार्टी को टक्कर दे पाए? हम सबको टक्कर देंगे, समाजवादी पार्टी ही नहीं, हम सबको टक्कर देंगे। यानी कि इस बार आप अपनी सरकार बना रहे हैं अपने अकेले दम पर, आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं? अकेले दम पे चुनाव लड़ेंगे और हम सबको ये टक्कर आपके देंगे। आप समय बताएगा, जिसमें रिजल्ट निकलेगा आप देख लीजिएगा। ठीक है, मैं आ रहा हूं अब राजेश चौधरी आपके पास। सरकार आपकी है, बहुमत से आप सरकार लेकर आए, आपने सरकार बनाई बेहतर तरीके से, 4.5 साल तक चलाई है। 5 साल पूरा करने के बाद आप चुनावों में जाएंगे। अभी यहां पर कांग्रेस के प्रवक्ता ने साफ तौर पर कहा कि हमारी जमीन तैयार है, हम तो बहुमत के साथ आ रहे हैं जी। आवाज नहीं, राजेश जी आवाज जा रही है कि मेरी आपके पास? ठीक है राजेश, मैं आपके पास आऊंगा दोबारा से। राजेश के पास शायद हमारी आवाज नहीं जा रही है। राजेश जी, मेरी टीम मुझे बता रही है, आप एक बार अनम्यूट कीजिए, वहां से आपकी आवाज हमारे पास नहीं आ रही, एक बार टेक्निकली चेक करवा लीजिएगा। डॉक्टर अभिषेक के पास मैं जाता हूं। डॉक्टर अभिषेक, मुझे ये बताइए, समाजवादी पार्टी पहले 2017 तक, 2012 से 2017 तक सरकार में थी। 2017 में बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया और वहां पर सपा को मौका नहीं दिया। लेकिन अगर विपक्षी दल के तौर पर अभी देखा जाए तो समाजवादी पार्टी एक बड़े विपक्षी दल के तौर पर वहां पर है, जिस भी स्थिति में है। यहां पर कांग्रेस को लेकर समाजवादी पार्टी कितनी इनसिक्योर फील कर रही है, अगर मैं सिर्फ विपक्ष की बात करूं? देखिए, हम किसी को अनसिक्योर हम बिल्कुल नहीं है। हम हमारे जमीन लेवल पे हम जुड़े हुए हैं। जब से सरकार, हम विपक्ष में हैं, जनादेश हमें विपक्ष में बैठने का मिला था, हम विपक्ष में थे, विपक्ष में बैठे हैं। और हम जनता के जुड़े हुए मुद्दे, चाहे कोई भी मुद्दा हो, हम सड़क से लेके विधानसभा तक हमने उठाया और जनता के मुद्दे हम लगातार उठाते रहे। हमें किसी से वो नहीं है भाई, राजनीतिक दल है, सबको अपनी लेकिन लखीमपुर के मुद्दे पर तो आप लखीमपुर के मुद्दे पर तो आप लखनऊ तक सीमित थे, उसके बाद आप पहुंचे भी, लेकिन कांग्रेस तो ज्यादा, आपसे ज्यादा वहां पर एक्टिव नजर आई। देखिए हमारी मांग हमें निकलने नहीं दिया गया। हमारे अध्यक्ष जी को अरेस्ट कर दिया गया, वहां पे तो प्रियंका गांधी को भी किया गया, रोका तो राहुल गांधी को भी था। मैं वही बात कह रहा हूं तुषार जी, वही बात कह रहा हूं कि इसमें यह बताने की जरूरत नहीं। पंचायत चुनाव उसका आईना है कि प्रदेश की जनता किसको समझ रही है। पंचायत चुनाव हुए त्रिस्तरीय, जिसमें बैलेट से वोट पड़ा, उसमें समाजवादी पार्टी नंबर हुई। बनारस में भी सबसे ज्यादा सदस्य, जिला पंचायत सदस्य समाजवादी पार्टी के जीते, लेकिन इन्होंने प्रशासन की मदद से अपना जिला पंचायत अध्यक्ष बनाया। डॉक्टर अभिषेक, वैसे तो आपने रिजल्ट वाले दिन की बात आज ही कह दी कि बैलेट पेपर से हुआ तो समाजवादी पार्टी हावी थी। अब आप अगर बीजेपी उस दिन हावी हो जाएगी तो फिर आप ये बैलेट पेपर वाली बात तो नहीं करेंगे दोबारा? नहीं तुषार जी, बैलेट और बुलेट में अंतर है। बैलेट और बुलेट में अंतर है। मैं वही बात कह रहा हूं। इन्होंने अपने प्रशासन के दम पे जिला पंचायत और ब्लॉक प्रमुख के चुनाव जीते हैं। जो बैलेट से जो जनता ने वोट दिए उसमें समाजवादी पार्टी नंबर 1 थी। ठीक है, मैं आऊंगा, बनारस में भी नंबर 1 शामिल कर लेता हूं। तो मोदी जी का गढ़ है, फिर कराएंगे, आप सबका आमना सामना भी कराएंगे। तरुणिमा हमारे साथ हैं, उसके बाद राजेश जी मैं आपके पास आऊंगा। तरुणिमा से भी एक सवाल ले लेते हैं। तरुणिमा, आम आदमी पार्टी कितनी उत्साहित है? क्योंकि अभी आप यहां पर देखिए, कांग्रेस कई सालों से चुनाव लड़ रही है उत्तर प्रदेश के अंदर, कई मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को दे चुकी है आजादी के बाद से। समाजवादी पार्टी काफी फॉर्म में अब तक रही है पिछले 2 दशक के अंदर। देखें,
अभी आम आदमी पार्टी कितना उत्साहित है इन सब के बीच में? समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, उधर बसपा, उधर बीजेपी, आम आदमी पार्टी क्या लगता है कि वो कुछ सीटें भी लाकर एक अपनी जगह बना पाएगी, अपनी पहचान दे पाएगी? सबसे अच्छी बात इस उत्तर प्रदेश में इस चुनाव में जो है वो ये है कि जाति को छोड़कर लोग शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की बात करने लगे हैं। हर दल जो भी आ रहा है, जो भी अपना प्रोग्राम कर रहा है, सभाएं कर रही है, उसमें वो शिक्षा, स्वास्थ्य की बात करती है, बिजली की बात करती है। जब से उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी ने पैर जमाया है, तब से सभी दल दिल्ली मॉडल को उतारने का काम कर रही है। आप किसी चाहे सपा की सभा ले लीजिए, चाहे आप कांग्रेस की सभा ले लीजिए, चाहे मायावती जी की सभा ले लीजिए कल की, उन्होंने स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली की बात करी। सपा ने भी अभी बिजली मुफ्त की बात की। कांग्रेस किसानों की बात कर रही है, किसानों की बात वो आज कर रही है, लेकिन हमारे माननीय संजय सिंह जी ने कानून बिल पर जो विरोध संसद में किया वो सभी ने देखा। सबसे बड़ा विरोध अगर किया तो सिर्फ संजय सिंह जी ने किया, आम आदमी पार्टी ने किया। सड़क पर तो हाईजैक कर लिया ना, संसद में आप हावी थे लेकिन सड़क पर तो दूसरी पार्टी हावी आपको हाईजैक करके आगे निकल गई ना। उस पे भी किसानों के साथ भी खड़े होकर हमने उनके साथ धरना दिया। ठीक है, आप कोई भी क्या नाम है न्यूज उठा लीजिए, उसमें हमने आम आदमी ठीक है। संजय सिंह गए भी मिलने, वहां पर उन्होंने मिलने की जाने की कोशिश भी की, सब कुछ ठीक था, उनको भी रोक दिया गया। ये बारी सारी बातों पर मैं आपका एग्री करता हूँ, मैं आपसे एग्री करता हूं, लेकिन जिन मुद्दों का आप जिक्र कर रही है कि देखिए इन मुद्दों पर हम चुनाव लड़ेंगे, इन मुद्दों को लेकर जाएंगे जनता के बीच, यहां तो सरकार ये कहती है कि इन मुद्दों पर हमने 4.5 साल में बहुत काम किया है। राजेश जी, क्या ये मुद्दे अभी भी अछूते हैं कि शिक्षा, स्वास्थ्य, मूलभूत सुविधाएं, इन सब पर अभी भी इतना काम बाकी है कि विपक्ष इनको कैश करके आपकी सरकार को हटा के अपनी सरकार बना ले? उत्तर प्रदेश माननीय योगी जी के हाथ में आया था, उस समय उत्तर प्रदेश की स्थिति बद से भी बदतर थी। सपा बसपा ने बारी बारी से इसको लूटा था। आप किसी भी क्षेत्र की बात करें, आप स्कूल की बात कर रहे हैं, स्कूलों का ये हाल था, कहीं पे बैठने के लिए भी स्थान स्कूलों में नहीं था, बच्चे उसके अंदर नहीं जा सकते थे, रास्ते नहीं थे। हमने कायाकल्प अभियान चलाया और कायाकल्प अभियान के तहत आज मैं दावे के साथ कहता हूं पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर स्कूलों की हालत इतनी बेहतर हुई। आज स्कूल में टाइल्स लगाई गई हैं, मॉडल क्लास बनाई गई हैं, स्कूल को बैठने के लायक बनाया गया। आज वहाँ शिक्षक समय से जाता है, आज स्कूल समय से खुलता है, इनके जमाने में बर्बाद था। और स्वास्थ्य की जहां तक बात करें, स्वास्थ्य के लिए हम कितने मेडिकल कॉलेज हम उत्तर प्रदेश के अंदर आज बना रहे हैं। इन्होंने क्या किया? इन्होंने केवल उत्तर प्रदेश को लूटने का काम किया, अराजकता बढ़ाने का काम किया, दंगा बढ़ाने का काम किया, भ्रष्टाचार बढ़ाने का काम किया। उत्तर प्रदेश आज विकास के रास्ते पर है। उत्तर प्रदेश में आज बाहर से आकर के इन्वेस्टर फैक्ट्री लगाना चाहता है, उद्योग धंधे लगाना चाहता है, यहाँ आकर के व्यापार करना चाहता है। आज उत्तर प्रदेश में हाईवे बंद नहीं होता है रात को। इनके जमाने में हाईवे इसलिए बंद हो जाता था कि लुटने का डर रहता था। आज उत्तर प्रदेश विकास के रास्ते पर है और इन्हीं मुद्दों पर हम लोग चुनाव में जा रहे हैं। 2022 में चुनाव होने वाला है, परिणाम योगी जी के फेवर में आएगा, भारतीय जनता पार्टी के फेवर में आएगा। इन लोगों को जमीन नहीं मिल रही, इसलिए तो तड़फड़ाते हुए घूम रहे हैं। अब देखो लखीमपुर के अंदर ये क्या कर रहे हैं। अभिषेक आपकी बात को कुछ कहना चाह रहे हैं? अभिषेक बोलिए, उसके बाद मैं ओमकार जी के पास जाऊंगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने जिस प्रकार से वहां शांति कायम की, जिस तरह से वहां इनकी साजिश थी दंगा भड़काने की, दंगा नहीं भड़कने दिया, तो इनकी दुकान नहीं चल रही है। ठीक है, जवाब ले लीजिए राजेश जी, जवाब ले लीजिए। मैं आपसे तुषार जी ना थोड़ा समय चाहूंगा। जो भाई हमारे राजेश भाई ने कहा, मैं उसका उत्तर क्रमबद्ध दूंगा, क्रमबद्ध उत्तर दूंगा। ये स्कूलों की बात करते हैं, इन्होंने रोड बना दी, मॉडल स्कूलें बना दी। आप इतने फोटोग्राफ मैं आजमगढ़ से भेज दूंगा, वाराणसी से भेज दूंगा, माननीय प्रधानमंत्री जी के क्षेत्र से भेज दूंगा। स्कूलों का हाल देख लीजिए, छत गिर रही है। बच्चों के लिए कितने पेपरों में, दैनिक जागरण से लेकर अमर उजाला से लेकर हिंदुस्तान में खबरें छपी। ओमकार जी, मैं दुरुस्त करवाता हूँ। दूसरा पॉइंट, मेडिकल कॉलेजेस की ये बात करते हैं। कितने मेडिकल कॉलेज इन लोगों ने खोले जिसका इन्होंने शिलान्यास किया और उद्घाटन किया। समाजवादी पार्टी के मेडिकल कॉलेजेस जो हमने शुरू किए उसको भी अभी तक नहीं चला पाए हैं, उसमें अभी तक रिक्रूटमेंट नहीं कर पाए हैं। तीसरी बात, 2 फॉरेन इन्वेस्टमेंट मीट कराई, लखनऊ में कराई, बनारस में कराई। 5 ऐसे ऑफिसर्स के नाम गिना दे राजेश जी जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट कंपनी हुए हैं। 5, सिर्फ 5 मांग रहा हूं। चौथी बात, ये हाईवे पे चलने की बात कर रहे हैं। अरे साहब, गोरखपुर की घटना भूल गए आपके, और क्या कहते हैं लखीमपुर की घटना भूल गए। अब वहां आपके आरोपी
क्या कहते हैं 6 पुलिसकर्मी, अभी तक उसे आप गिरफ्तार नहीं कर पाए हो। ये आपका सुशासन। हाथरस का घटना ले लो, लखीमपुर की घटना ले लो, कानपुर की घटना ले लो, उन्नाव की घटना ले लो, गिनाते गिनाते थक जाऊंगा। आप लोगों ने इस प्रदेश में अराजकता फैला रखी है। आप लोग किसानों को कुचलना चाहते हो, अपनी गाड़ियों से कानून को रौंदना चाहते हो। क्यों नहीं गृह राज्य मंत्री जी का इस्तीफा कराया आपने? क्या वो जांच प्रभावित नहीं करेंगे? उनके बेटे को 6 दिन बाद पेश होना पड़ा। क्यों ये विषय 302 में मुकदमा दर्ज था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा आपको कि आपके ऊपर तल्ख टिप्पणी करी है। उसके बाद कितनी बार कोर्टों ने कहा कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज चल रहा है, कानून का कोई नाम नहीं है। आप लोग ऐसी बात करोगे? इस तरह से आप लोग जुमलों के लिए मशहूर हो। आप लोग जुमले आपका देते कहना है कि आपका कहना है कि सरकार जब बनी तब हमने बहुत कुछ करके रखा था। 2017 में हमने बेहतर तरीके से उत्तर प्रदेश को चलाया था। ये सारी बातें 2017 के बाद बेहतर हुए, सब निराधार हैं। लेकिन एक सवाल तो यहाँ पर भी ये है ना, अगर आपने इतना अच्छा सब कुछ किया था, सबसे बेहतर किया था, फिर 2017 में जनता ने आपको नकार क्यों दिया? वो भी इतनी बुरी तरीके से कि दूसरी पार्टी को बहुमत दिया। इसके लिए मैं बताता हूँ, जनता ने नकार दिया क्योंकि भाजपा ने अपना एक संकल्प पत्र निकाला था। उन्होंने निकाला था कि वो हमसे बेहतर काम करके दिखाएंगे, पर वो एक छलावा था। तो आप ही मानते हैं कि बेहतर कर दिया? यानी कि 2022 में अगर 2022 में जनता दोबारा से मौका दे तो फिर आप यही इसी डिबेट में ये मान लीजिएगा कि बेहतर काम किया? मैं मान लूंगा, मैं मान ठीक लूंगा। है, ये बात मैं हमेशा याद रखूंगा। मुझे पुरानी बातें बहुत याद रहती हैं डॉक्टर अभिषेक, मैं इस बात को भी बहुत याद रखूंगा। तुषार भाई मुझे बिल्कुल याद ठीक है अभिषेक, मैं इस बात को याद रखूंगा। ओमकार जी के पास जा रहा हूं, मैं आऊंगा राजेश आपके पास, मैं आऊंगा राजेश जी, मैं आऊंगा आपके पास, राजेश जी आऊंगा आपके पास। ओमकार जी के पास जरा चलते हैं क्योंकि प्रियंका गांधी से जुड़े मुद्दे भी लेना जरूरी है। ओमकार जी, जब प्रियंका गांधी को महासचिव बनाया गया, सक्रिय राजनीति में लाया गया, कहा गया कि ये कांग्रेस का ट्रम्प कार्ड है। क्या ट्रम्प कार्ड अगर नहीं चला 2022 में तो कांग्रेस का अस्तित्व खत्म माना जाए? देखिए मित्र, जब खेल शुरू हो जाता है, जब आप मैदान में आ जाते हैं तो उस समय सिर्फ खेल देखा जाता है। भविष्य क्या होगा ये बात की बात है। वर्तमान सरकार ने जो काम किए हैं, जो इनकी असफलताएं हैं, हम जनता के सामने उसको प्रदर्शित करें। अभी हमारे भाजपा के मित्र कह रहे थे कि हमने स्कूलों की कायाकल्प की। जरा मित्र को याद दिला दीजिए, आपको भी याद होगा, मिर्जापुर में इनके यहाँ मिड डे मील में नमक और रोटी खिलाई जा रही थी और जो वो दिखा दिया गया था तो उस पत्रकार बंधु को 15-20 दिन तक जेल में रखा गया था, जमानत तक नहीं होने दी। ये इनकी कायाकल्प। लॉ एंड ऑर्डर का स्थिति ये है, आप बताइए कहाँ पर अपराधी जो आरोपी है वो अगर कहीं उसकी पूछताछ हो रही है तो उससे 50 मीटर दूर पे गृह राज्य मंत्री अपने कार्यालय में बैठ के देख रहे हो कि बेटे के साथ क्या हो रहा है। अरे अगर आप देश के गृह राज्य मंत्री हो तो होने दीजिए, कानून पर विश्वास कीजिए। अगर आपका बेटा निर्दोष होगा तो छूटेगा, लेकिन नहीं होगा तो उसको सजा मिलेगी। आप वहां बैठे हुए क्या दिखाना चाह रहे थे? आप प्रेशराइज कर रहे थे लोगों को। क्या यही शासन आप देना चाहते हैं? इसी प्रकार की वाराणसी में प्रधानमंत्री के कार्यों से अगर जनता संतुष्ट होती तो जो इलेक्शन हुआ था अभी मेडिकल वो MLCs का, उसमें इनके कैंडिडेट हारते वहां पे। आज स्थित बनारस की 60 साल हो गया उनको MP हुए और अभी तक बनारस में जिस तरह से काम चल रहा है, आप गोदौलिया बैदागी से नहीं पहुंच सकते हैं, 6 साल से सड़कें कूद रहे। पूरा बनारस पूरा पड़ा है। सीवरेज सिस्टम जो है एकदम वर्स्ट हो रहा है। रोज दुनिया की तरह तरह की चीजें सुनाई पड़ती हैं। कोई एक भी यूनिट ऐसी लगाई जिसमें लोगों को नौकरी मिल सके? आप बताइए, एक भी फैक्ट्री इन्होंने लगाई, उद्योग लगाया जिसमें कि बनारस का नाम हो सके और बनारस का कार्य बढ़ सके? काशी को क्योटो बनाने का सपना दिया तो है। हाँ, क्योटो बनाने का सपना दिया था। आप चले जाइए, पानी बरसात में जगह जगह पानी भरे हुए हैं और बाकायदे टीवी पर भी दिखाया गया और सोशल मीडिया में तो बहुत ही दिखाया गया जहां जहां हो रहा था। गंगा में क्रूज चल रहा है से गोदौलिया वाली सड़क पे आप जाइए, आप सड़क पे चल नहीं पाएंगे। तो ये इस तरह की बातें जो कर रहे हैं। गंगा में तो क्रूज भी चल रहा है। नकली शराब आए दिन शहरों में मिल रही है, देहातों में मिल रही है, आदमी मर रहे हैं, प्रदेश सरकार हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं। अभी आप ही कह रहे थे, आप ही क्या हेडलाइन थी कि 11 घंटे की कटौती हो सकती है वहां पे गाँव में और बिजली का संकट आने वाला है, सारे अखबारों में निकला हुआ है। भाई जब आप जान रहे थे पानी भरता है और पानी भर गया है थानों में, तो उसके पहले आपने इसकी व्यवस्था क्यों नहीं की कि इतना बड़ा संकट न होने पाए?
ये सब चीजें सरकार को बाकायदे पहले से तैयार की जाती हैं। आप देखिए, जब किसी वीआईपी की, कहना नहीं चाहिए यहाँ पे, जब किसी का आकस्मिक निधन हो जाता है और एकाएक सरकार सारी व्यवस्थाएं करती है कि नहीं करती, डिजास्टर मैनेजमेंट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ठीक है, अगर कोई बात हो जाए, ये सब कुछ इनको करना चाहिए। अगर ये नहीं करते हैं तो ये इनकी अयोग्यता है और वही हम जनता को दर्शाएंगे, वही दिखाएंगे जनता को। आम आदमी पार्टी को लेकर जनता के बीच में एक चर्चा है और चर्चा कुछ इस तरह है कि जहां उत्तर प्रदेश के अंदर धुरंधरों की राजनीति चल रही हो, आम आदमी पार्टी कितना सर्वाइव कर पाएगी? क्या स्टैंड भी कर पाएगी? 1-2 सीटें लाकर ही अपनी बात बचा पाएगी क्या? देखिए, उत्तर प्रदेश में धुरंधरों की सरकार चल रही हो या तुरंत आपके पास आ जाऊंगा। देखिए, दलों की विपक्षी चर्चा हो, लेकिन अच्छा तरुणिमा, 1 सेकंड का समय दे देते हैं, ओमकार जी अपनी बात पूरी करना चाह रहे हैं। 1 सेकंड फिर उसके बाद आपके पास। मुख्यमंत्री दिल्ली का एक विज्ञापन आ रहा है कि हम बच्चों को देशभक्ति का पाठ पढ़ाएंगे। अरे भाई, क्या आज तक बच्चे देशद्रोही थे? ये कौन सी बात करते हैं कि हम देशभक्ति बताएंगे? देशभक्ति किस बच्चे में नहीं है? देश आजाद हुआ बिना देशभक्ति के आजाद हो गया? ऐसी बातें करके लोगों को गुमराह मत करें। गुमराह भ्रम फैला रहे हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं। तरुणिमा, मुझे एक छोटा यहाँ पर हेडलाइंस के लिए जाना है, मैं लौट कर आ रहा हूँ, आप ही के पास सबसे पहले आऊंगा। यहाँ पर हेडलाइंस का वक्त हो गया, सबसे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। प्रस्तुत करता है डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। सह प्रायोजक है पेट सपा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सपा तो हर रोग दवा। आज गोरखपुर और काशी क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों के साथ सीएम योगी करेंगे बैठक, विधायकों और सांसदों से लेंगे फीडबैक। टीम 9 के साथ कोरोना पर भी होगा मंथन। आज वाराणसी में प्रियंका गांधी करेंगे किसान न्याय रैली का शंखनाद। बाबा विश्वनाथ के भी दर्शन करेंगे प्रियंका। बीएचयू में पंडित मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा पर करेंगे माल्यार्पण। 14 दिन न्यायिक हिरासत में भेजा गया आशीष मिश्रा। हत्या दुर्घटना में मौत की धाराओं में आशीष की हुई गिरफ्तारी। अपनी बेगुनाही का सबूत नहीं दे सका आशीष। आज सहारनपुर के दौरे पर रहेंगे सपा प्रमुख अखिलेश यादव। स्वर्गीय चौधरी यशपाल की जयंती कार्यक्रम में होंगे शामिल। चौधरी यशपाल की मनाई जा रही है 100वीं जयंती। चुनावों से पहले मुस्लिमों को लुभाने में जुटी बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चे की अहम बैठक आज। 44,000 मुस्लिम एक्टिव मेंबर को जोड़ने की कोशिश। लखनऊ में बस और टेम्पो की हुई टक्कर, एक ही परिवार के 12 लोग हुए घायल। जनेश्वर पार्क घूमकर लौट रहा था परिवार, एक ही परिवार के 12 लोग घायल। चलिए वापस डिबेट की तरफ रुख करते हैं। तरुणिमा हमारे साथ थी और तरुणिमा आपसे कुछ ही देर पहले कुछ बोलना चाह रही थी। सबसे पहले तरुणिमा के पास चलते हैं। तरुणिमा, एक बार मैं अपना सवाल फिर से रिपीट कर देता हूं। सवाल यह है कि तमाम पार्टीज, तमाम धुरंधरों के बीच में आम आदमी पार्टी कितना सर्वाइव करेगी? जनता को शक है कि आम आदमी पार्टी अभी नई नवेली पार्टी है उत्तर प्रदेश में और उत्तर प्रदेश की राजनीति काफी बड़ी है दिल्ली के मुकाबले। ऐसे में क्या संभालने का मादा रखती है आम आदमी पार्टी? जवाब देखिए, उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार भाजपा सत्ता में बैठकर इन्होंने घोटाले किए हैं, इस पर आम आदमी पार्टी ने कानून व्यवस्था पे धरना किया। हमने 2-2.5 साल हो गए जब से हमने इस पर पैर जमाया है उत्तर प्रदेश में, तब से हमने हर घोटाले का खुलासा किया है। हमने महिला उत्पीड़न पे धरना दिया है। हमने मजदूर बिल पर, जो कोरोना काल में बंद दरवाजे के पीछे से योगी सरकार मजदूर बिल लाने की कोशिश कर रही थी, उसको बदलने का काम किया है। हमने गैस और पेट्रोल पे जो महंगाई बढ़ी है उस पर धरना किया है। ऑक्सीमीटर घोटाले पे धरना किया है। हमने जल जीवन मिशन पर जो घोटाला चल रहा है उत्तर प्रदेश में, जनता यही तो कहती है कि आम आदमी पार्टी धरना पार्टी है, काम नहीं करेगी, सिर्फ धरना करेगी। देखिए, धरना पार्टी नहीं है। अगर हम विपक्ष में बैठे हैं तो हम जनता की आवाज कैसे बनेंगे? हम ज्ञापन और धरना देकर बनेंगे। और जब तक जनता को नहीं मालूम चलेगा कि आपकी तो सरकार दिल्ली में, आप तो वहां पर भी धरने पर बैठ जाते ना। देखिए, वहां पर जो केंद्र शासित राज्य है, वहां पर एलजी जब अपनी मनमानी करता है तो हमें धरने पे बैठना पड़ता है, हमें जनता की आवाज बननी पड़ती है। अपने काम मनवाने के लिए हमें एलजी के पास जाना पड़ता है, और एलजी जब अपनी तानाशाही दिखाता है तो हमें मजबूरी में धरना पे बैठना पड़ता है। अब इन्होंने कहा कि देशभक्ति, तो देशभक्ति का जो मतलब इस समय जो भाजपा ने चेंज कर दिया है, हम उसको
दिल्ली के स्कूलों में बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। जो वातावरण इस समय देश का खराब हो रखा है, उसको ठीक करने के बीजेपी लिए ने देशभक्ति का क्या मतलब अलग परिभाषा है क्या? आपकी परिभाषा देशभक्ति की अलग, बीजेपी की अलग, कांग्रेस की अलग, समाजवादी पार्टी की अलग। मेरे लिहाज से तो मैंने तो बचपन से लेकर आज तक देशभक्ति की एक ही परिभाषा को पढ़ा। सिर्फ और सिर्फ देश की उन्नति है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, बिजली है, जनता के मूलभूत सुविधाएं जो उनको मिलनी चाहिए, वो सब देशभक्ति में आती है, ना कि हम किसी गुंडा राज या हम हिंदू मुसलमान करके देशभक्ति दिखाने की कोशिश करते हैं। ठीक है राजेश चौधरी, क्या देशभक्ति की परिभाषा बीजेपी के लिए हिंदू मुस्लिम अराजकता फैलाना, ध्रुवीकरण करना, सांप्रदायिकता फैलाना ये है? आने के लिए, उनकी कहानी पढ़ाने के लिए हम उसको देशभक्ति मानते हैं। जब जज्बा जो स्टूडेंट्स पे, हमारे बच्चों पे जब जज्बा आएगा कि हमने जो पिछली राजेश की आवाज सुनाई जाए, देश की आजादी में उन्होंने काम किया है, उसको पढ़ाने का काम किया है। राजेश जी आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच रही है, जरा टीम चेक करे राजेश जी की आवाज क्यों नहीं आ रही है। तब तक राजेश जी आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही, आप थोड़ा अपने टेक्निकल पहलुओं को चेक कीजिए। तब तक मैं अभिषेक के पास जा रहा हूं। अभिषेक, क्या राजनीति ये देशभक्ति की परिभाषा हर एक राजनीतिक पार्टी के लिए अलग अलग है? देखिए तुषार भाई, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। देशभक्ति, सभी लोग यहाँ देशभक्त बैठे हुए हैं, जितने भी चाहे पैनलिस्ट हो चाहे जो हो। हमारे देश में अगर देशभक्ति नहीं होती तो आज हम इतनी बड़ी ताकत नहीं बनते। बिल्कुल ठीक है, राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, राजनीतिक विचारधाराएं सबकी अलग अलग है, राजनीतिक दलों की सबकी अलग अलग है, लेकिन इससे देशभक्ति की परिभाषा नहीं डिफाइन। पहली बात। दूसरी बात, किसी को ये सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है कि कौन देशभक्त है कौन नहीं। ये हिंदुस्तान की जनता तय करती है, मतदाता जो होता है वो तय करता है कि किसने क्या काम किया, किसने क्या काम नहीं किया। यहाँ न्यायालय बने हुए हैं, संविधान बना हुआ है और हमारी संविधान में पूरी आस्था है। जिस तरह से भाजपा जो है संविधान के कुछ चक्र को, लोकतंत्र को कुचलने की कोशिश कर रही है, हम पे उस पे आपत्ति है। हम विपक्ष की आवाज विपक्ष का काम है जनता से जुड़े हुए मुद्दे को उठाना, इसीलिए हम विपक्ष में बैठे हुए हैं कि सरकार जहां गलत कर रही है हमें उन्हें सुधारना है। नहीं साहब, ये काम करो, ये जनहित का कार्य है। आखिर सबका वो जो है फायदा फाइनली प्रदेश की जनता का हित करना। ठीक है अभिषेक, मैं आ रहा हूं, राजेश के पास चलता हूं। राजेश, मेरा सवाल आपने सुन लिया होगा, नहीं तो मैं रिपीट कर देता हूं कि तरुणिमा ने कहा कि आम आदमी पार्टी बीजेपी की परिभाषा अलग अलग है। जरा जवाब दें। 2017 में 12 मेडिकल कॉलेज समाजवादी पार्टी के शासन में यहाँ चलते थे। जिस समय ये सत्ता से बाहर हुए 2021 में 59 मेडिकल कॉलेज है, 59 ये मेडिकल कॉलेज की बात कर रहे थे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। और बहुत जल्दी 1-2 महीने के अंदर कोई ऐसा जिला नहीं बचेगा जहां मेडिकल कॉलेज नहीं चलेगा उत्तर प्रदेश के अंदर। ये हमारे लिए गौरव की बात है। पहले बिजली 2 घंटे आती थी सपा के शासन में, आज 24 घंटे बिजली आती है। पहले ट्रांसफार्मर कहीं गांव में जलता था तो गांव में समझो विपदा आ गई हो, आपदा कोई आ गई हो, ये माहौल होता था। आज 48 घंटे के अंदर एक कॉल में, कॉल फ्री नंबर पर व्यक्ति फोन करता है, 48 घंटे के अंदर उत्तर प्रदेश सरकार उस ट्रांसफार्मर को बदलने का काम करती है। 2017 में 4730 मेगावाट बिजली का उत्पादन समाजवादी पार्टी की सरकार करती थी। आज 28,422 मेगावाट बिजली का उत्पादन हम कर रहे हैं। ऐसे अनेक मामले शिक्षा के क्षेत्र में हुआ है। दूसरी बात आप कर रहे थे आम आदमी पार्टी की। आम आदमी पार्टी कोई पहला चुनाव लड़ने यहाँ नहीं आ रही है। आम आदमी पार्टी ने 2014 का चुनाव लड़ा, आम आदमी पार्टी ने 2017 का चुनाव लड़ा, आम आदमी पार्टी ने 2019 का चुनाव लड़ा और जनता ने आईना दिखाया है इनको। आईना जनता ने इनको आईना दिखाया है। इनके नेता हैं अरविंद केजरीवाल, मोदी जी के खिलाफ चुनाव लड़े थे, पूरी दुनिया जानती है। ये इनकी जमीन कहीं है नहीं, कोई संगठन का नेटवर्क नहीं है। वही हाल प्रियंका गांधी का है। पहले हरियाणा को बर्बाद किया, इनके पति ने कितना भ्रष्टाचार गुड़गांव के अंदर किया, किसानों की जमीनों को उनको भेंका करके फ्रॉड कर करके छीना गया, ये पूरा देश जानता है। आज राजस्थान के अंदर किस तरह से अत्याचार किसानों के ऊपर होता है, बर्बरता पूर्वक लाठीचार्ज होती है, वहां प्रियंका गांधी नहीं जाती, यहाँ राजनीतिक रोटी सेकने के लिए आती है। और बात करेंगे बनारस की, तो बनारस की आज हालत देखो। मैं दावे के साथ कहता हूँ, आपकी लाइब्रेरी में रिकॉर्ड उपलब्ध होगा, उस समय सरकार जब समाजवादी पार्टी की थी, क्या वहां रोड की हालत थी। आज वहां
कि क्या रोड की हालत है, आप जाकर के देखो। अच्छा ओमकार साहब, यहाँ पर राजेश जी ने एक बहुत कायदे की बात की है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव है तो उत्तर प्रदेश की हर घटना पर प्रियंका गांधी आ जा रही हैं, राहुल गांधी पहुंच जा रहे हैं, वहां पर गिरफ्तारियां दे दी जाती हैं, तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री पहुंच जाते हैं। जरा मुझे ये बताइए कि राजस्थान के हनुमानगढ़ के अंदर एक दलित को 4 लोगों ने पीट कर जान से मार दिया, वहां पर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, तमाम राज्यों के कांग्रेस के मुख्यमंत्री क्यों नहीं जाते? करेंगे तो नहीं जम जाएगा, बोलेंगे नहीं, आवाज नहीं निकलेगी। राजेश जी सुनिए, ओमकार जी जवाब। मुख्यमंत्री बाकायदे उनको बताते हैं, वस्तुस्थिति से अवगत कराते हैं, क्या काम उन्होंने किया है उसके बारे में बताते हैं। अगर कोई दिक्कत होती है उनको इंस्ट्रक्शन देते हैं, वो काम करते हैं। नहीं, जरूरी नहीं है ना। उत्तर प्रदेश के अंदर तो किसी मुख्यमंत्री ने नहीं बोला ना कि राहुल गांधी जी आइए, प्रियंका गांधी जी आइए, हमारे यहाँ ये घटना घटी है, इस पर आकर हंगामा करके जाइए। आप आइए, विपक्ष की भूमिका अदा कीजिए, आप प्रोटेस्ट कीजिए, सब ठीक है, लेकिन राजस्थान में क्यों नहीं? सुन तो लीजिए, वो इसी तरह से जैसे यहाँ पर जब कोई घटना घटित होती है तो प्रधानमंत्री क्या आते हैं वहां देखने के लिए? नहीं आते, क्योंकि उनके मुख्यमंत्री वहां पर हैं उनकी पार्टी के, वो उनको इंस्ट्रक्शन देते हैं कि आप ये काम कर लीजिए, और मुख्यमंत्री उस हिसाब से काम तो करते हैं। अगर कोई जब घटना ये होती है कि हाँ ये उनके हाथ से बाहर जा रहा है, तब प्रधानमंत्री वहां जाते हैं। आप गलत फॉर्मूले से समझाने की कोशिश करें इस बात को, नहीं, गलत फॉर्मूले से समझाने की कोशिश मत कीजिए। ना। दूसरी चीज, आप एक बात और जान लीजिए, ये गलत फॉर्मूले से समझाने की कोशिश मत कीजिए। आप अगर गलत को गलत नजर से देखते हैं तो वो आपके सरकार के प्रदेश में हो या दूसरे की पार्टी की सरकार के प्रदेश में, गलत तो गलत है। सर मेरी बात, आप क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे अपने मुख्यमंत्री पर फिर? अरे भाई, अगर वो कर रहे हैं तो आपको नहीं मालूम कि मुख्यमंत्री को इंस्ट्रक्शन दिए गए होंगे? और ये कोई पहली बार नहीं है ना, राजस्थान में इससे पहले भी कई घटनाएं घटी, लेकिन राहुल गांधी, प्रियंका गांधी सब खामोश रहते हैं। नहीं, वहां जाने मेरा सवाल सिर्फ इस बात पे है कि यूपी में चुनाव है, आप यूपी में एक्टिव हो गए, यूपी में आप धरना प्रदर्शन सब कुछ करने लगे, फिर जनता आप पर विश्वास कैसे करे? पर आई कार्ड देख करके, वहाँ आधार कार्ड देख करके सिखों के ऊपर गोली चलाई, आतंकवादियों ने सिखों को मार दिया, वहाँ हिंदू महिला टीचर को मार दिया, पकौड़ी वाले को मार दिया, वहाँ प्रियंका वाड्रा नहीं जाएंगी? जम्मू कश्मीर में तो जाइए ना, वहाँ क्यों नहीं जाती हैं? क्योंकि वहाँ दलित मर रहा है, वहाँ आपकी राजनीतिक रोटी नहीं सीखने वाली है। आप सुन ले मेरी बात, आप बहुत गुस्सा हो रहे हैं, गुस्सा आदमी है आपका, क्योंकि आपकी सरकार जा रही है। सुनिए, डीएम बनारस अगर वहां पे है या कमिश्नर बनारस है और लखनऊ में कोई घटना हो जाएगी तो कमिश्नर बनारस जाएगा? सर वो प्रशासनिक तरीका है, उसमें उस फॉर्मूले में इसको मत समझाइए। नहीं, वो फॉर्मूला अलग है। आप अपने अनुभव का इस्तेमाल करके बात को घुमा के मत लेके जाइए। मैं घूमने नहीं दूंगा बात को, नहीं, मैं बात को घूमने मत नहीं दूंगा सर। मेरा काम इस सीट पर बैठ के यही है कि मैं बात को घूमने ना दूं। अगर आप मेरी बात नहीं सुनेंगे, आपकी बात सर आप घुमा के मत दीजिए जवाब। आप बात को घुमाकर गलत तरीके से पेश मत करिए। आप गलत मत बोलिए। मैं गलत बोल ही नहीं रहा सर, मेरा तो सीधा सा सवाल है कि गलत होता है, चाहे वो आपके प्रदेश में हो चाहे वो दूसरे के प्रदेश में हो। मेरे मित्र बात तो सुनिए, दूसरा और असला नहीं होता है। ये मतलब है कि हर व्यक्ति का एक क्षेत्र होता है। प्रियंका गांधी जी उत्तर प्रदेश की प्रभारी है और उत्तर प्रदेश की प्रभारी है, उत्तर प्रदेश में काम देखते हैं, ठीक है। वहां के प्रभारी अजय माकन है। फिर चन्नी, पंजाब के सीएम, पंजाब के सीएम, छत्तीसगढ़ के सीएम, ये सब क्यों था? फिर नवजोत सिंह सिद्धू क्यों थे? फिर पूरे देश से आपने कांग्रेस के नेताओं को उत्तर प्रदेश क्यों बुला लिया? फिर अगर अपने क्षेत्र की ही बात है तो राहुल गांधी क्यों है वहां पर? ये भी आपका फॉर्मूला सेट नहीं हुआ। ठीक है, खैर आपका फॉर्मूला सेट नहीं हुआ। नहीं ओमकार जी, यहाँ पर आपकी दलील ये गलत है। आपकी किसी दलील को मैंने रोका नहीं, लेकिन जो गलत है वो गलत है। अभिषेक अपनी बात कीजिए क्योंकि शॉर्ट टाइम में मेरे पास अभिषेक फिर तरुणिमा, अभिषेक के पास आ रहा हूँ। ठीक है, मैं आपको ये बता रहा हूँ अभिषेक, तुषार भाई, अब ये मेडिकल कॉलेजेस की बात कर रहे थे। तुषार भाई आवाज आ रही है? बोलिए सुन रहा हूँ अभिषेक मैं आपको। मैं तुषार भाई अभी ये बात कर रहे थे मेडिकल कॉलेजेस की। आप अभी गूगल पे चले जाइए और सर्च कर लीजिए। मैं गूगल को सर्च इंजन है। 2017 में 16 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस थे, 29 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस थे। फग्गन सिंह कुलस्ते जो मंत्री थे 2016 में लोकसभा में, उन्होंने ये बयान दिया। पहली बात उनकी यही झूठ है, यही कहता हूं उनके झूठ के जुमलों की सरकार है। उत्तर प्रदेश में उसमें 45 मेडिकल कॉलेज थे, 16 गवर्नमेंट और 29 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज। आज की डेट में 2018 से
लेके 20 में इन्होंने 12 मेडिकल कॉलेजेस स्टैब्लिश किए हैं। वो भी मैं बता रहा हूँ, सुन लीजिए। 12 मेडिकल कॉलेज, अश्विनी कुमार चौबे, मैं मंत्री जी का नाम भी बता रहा हूँ, उन्होंने स्टेटमेंट दिया है। आई एम रीडिंग द स्टेटमेंट दैट इन उत्तर प्रदेश देयर आर 57 मेडिकल कॉलेजेस, 12 have been established between 2018 and 2020, and this is by Ministry of Health. This is given by Ministry of Health. तो अश्विनी भाई, जो तुषार भाई, ये लोग झूठ का पुलिंदा बनाते हैं। इन्होंने अभी 8 नंबर बताया ना, 31 मेडिकल कॉलेज, तो झूठ बोलना कम कर दीजिए। अभिषेक, मेरे पास समय की थोड़ी पाबंदी है, मैं तरुणिमा को भी सुन लेता हूँ। लास्ट 1 मिनट मेरे पास बचा है, लास्ट 1 मिनट मेरे पास डिबेट का बचा है। तरुणिमा के पास चला जाता हूँ, बहुत देर से उनके पास नहीं गए हैं। तरुणिमा, अपनी बात बोलिए, लास्ट 1 मिनट आपके पास। राजेश जी, आप लोग झूठ का पुलिंदा। अभिषेक, राजेश, ओमकार, मैं आऊंगा आप लोगों के पास, मेरे पास समय की बहुत पाबंदी है। तरुणिमा, आप अपनी बात बोलिए। चाहता हूँ जो इन्होंने 2017 से लेके 21 तक जो उत्तर प्रदेश में लगाया है, सिर्फ 5 प्रोजेक्ट गिना दे जो इन्होंने बिजली बनाने का काम किया है। पावर ट्रांसमिशन लाइन बता दे। लेकिन आम आदमी पार्टी अहिंसावादी जो पार्टी है, वो उत्तर प्रदेश में हम लोग बहुत अच्छे से प्रचार प्रसार कर रहे हैं, दिल्ली मॉडल को उतार रहे हैं, और जनता बेवकूफ नहीं है, उन्हें समझ आ गया है कि कौन सी पार्टी, कौन से लोग उनके लिए अच्छा काम कर रहे हैं, मूलभूत सुविधाएं पहुंचा रहे हैं। बिजली मुफ्त देने का काम सिर्फ आम आदमी पार्टी ने किया है, जो दिल्ली में जो कहा था वो करके दिखाया है। तो हम उत्तर प्रदेश में वो लागू करके दिखाएंगे, और जनता समझती है कि कौन झूठ बोलता है और कौन सच बोलता है। आम आदमी पार्टी के साथ उत्तर प्रदेश की जनता है। हम लोग उनके घर घर तक, जनता के घर घर तक जाएंगे, उनके दरवाजे तक जाएंगे और उनसे कहेंगे कि आप अब अपने लिए सोचें, क्योंकि अब आपने दलों के लिए सोच लिया, लेकिन अब आपको अपने बच्चों के भविष्य के लिए सोचना है, अपने लिए सोचना है, तो आपको आम आदमी पार्टी को। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए। ओमकार जी आपका भी, अभिषेक आपका भी, राजेश चौधरी आपका भी, और तरुणिमा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, इस डिबेट में बात करने के लिए। तो आम जनता का मूड क्या है, आम जनता किस पर विश्वास करेगी? क्या बीजेपी पे एक बार फिर से रिलाई करेगी, या फिर कांग्रेस जो कि अपना ट्रम्प कार्ड प्रियंका गांधी के तौर पर चढ़ चुकी है और प्रियंका गांधी में इंदिरा गांधी की छवि दिखाने की कोशिश करती है, क्या उस पर यकीन करेगी, या फिर अखिलेश यादव की साइकिल को रफ्तार देगी और एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनाएगी, या फिर बसपा या आम आदमी पार्टी जैसी किसी पार्टी पर यकीन करेगी? देखना होगा 2022 में, लेकिन उससे पहले समीकरण हर पार्टी तैयार कर रही है। इसी के साथ दीजिए इजाजत, आगे भी खबरों का सिलसिला जारी है। देखते रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।